प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपको हिंदी का थोड़ा सा परिचय बताऊंगा। कुछ परिचय आप हिंदी का, भाषा का, शब्द का, लिपि का जानते रहिए, जो आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या TET की परीक्षा में, सुपर TET परीक्षा में या लगभग सभी परीक्षाओं में बेसिकली साधारण प्रश्न है पूछे जाते हैं, जो सबको आने भी चाहिए। ये हमारी जो हिंदी की क्लास है, आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग कंपटीशन की चीजें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, भाषा। भाषा क्या है जानिए। भाषा की उत्पत्ति, ये जो चीज बता रहा हूं कंपटीशन में क्वेश्चन के हिसाब से, ट्रिक से इसको पूछ लेता है। आज बेसिकली है, अगली वीडियो में आप डीप में देखोगे। तो भाषा शब्द जो है, उत्पत्ति इसकी भाष धातु से हुआ है। भाषा शब्द, ये जो शब्द भाषा है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। आप संस्कृत में दो तरह के रूप पढ़ते हो, धातु रूप और शब्द रूप। शब्द रूप में जैसे आप बालका बालको या रामा रामो इस तरह से पढ़ते हो। धातु रूप मतलब आप क्रिया रूप जो पढ़ते हो, क्रियाओं के रूप, पठ का रूप, हस का रूप, पिब का रूप पढ़ते हो। पढ़त पढ़ता पढ़त पढ़त पढ़ता पढ़त। तो उसी तरह से एक धातु होती है भाष। भाष शब्द का अर्थ होता है भाखना, विचारना, प्रकट करना। तो हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, कि हम अपना विचार सामने वाले तक रखें, सामने वाला हमारा विचार समझ जाए और सामने वाले का रिप्लाई विचार हम समझ जाएं, दो व्यक्तियों या दो जीवों के बीच जो अपने विचारों को प्रकट करने का साधन होता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब दो पक्षी बैठे हैं तो उनकी भाषा अलग होगी, वे एक दूसरे को अपना विचार बता ले रहे होंगे, बात कर ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हम हिंदुस्तानी दो बैठे हैं, आपस में हिंदी भाषा में बात कर ले रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर ले रहे, समझ रहे हैं। तो बस इतना जानिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और भाष का मतलब होता है भाखना, विचार करना, प्रकट करना। इस प्रकार भाषा शब्द की परिभाषा हुई, दो जीवों के मध्य या जीवों के मध्य अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। और भाषा किसी देश में एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान भारत देश में कई भाषाएं हैं, यहां तक कि कई जो है भाषा की उपभाषाएं भी हैं, उपबोलियां भी हैं और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। तो भाषा शब्द का अर्थ हुआ विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है। जीव आपस में अपने विचारों को एक दूसरे को समझा ले, एक दूसरे में प्रकट कर ले, इसी साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा। अब बच्चों, भाषा जो हमारी है, भाषा के दो अवयव होते हैं। दो तरीकों से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के दो अवयव हैं, भाषा के दो साधन हैं, भाषा के दो अंग हैं। दो अंगों के तरीके से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचार अनूपपाल को या अनूपपाल हम अपना विचार हमको कैसे करेंगे? हमारे और इनके बीच जो है एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की अभिव्यक्ति को, एक दूसरे के विचारों को समझने का साधन ही भाषा है। लेकिन यहां भाषा दो तरीके से है।
भाषा के दो अवयव है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा का प्रमुख अवयव क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पढ़े रहोगे तो जानते रहोगे, बता लोगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन 2011 में पूछा था बीएचओ में कि भाषा के प्रमुख अवयव क्या है। बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, सब लोग जो है गलत कर गए, नहीं बता पाए। तो यहां समझो जरा, ऐसे ही क्वेश्चन छोटा छोटा बन जाता है। भाषा के दो अवयव है प्रमुख रूप से, एक है ध्वनि और दूसरा है लिपि। मैं समझा दे रहा हूं, जीवन भर याद रहेगा। जैसे भाई हम अपने विचार को किसी को बताना चाहते हैं तो पहला तरीका जो बचपन से पैदा होता है, मान हम सीखते हैं बोलना। हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलती है और जो ध्वनि निकलती है सामने वाला उसको कान से एब्जॉर्ब करता है, सुनता है और अपने मुंह से फिर वो ध्वनि निकालता है रिप्लाई वाली, और दोनों एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की अभिव्यक्ति को, एक दूसरे के विचार को समझ जाते हैं। तो ये जो भाषा का पहला साधन है, भाषा का पहला साधन ये सरल और सहज है कि हम एक दूसरे के विचारों को स्पष्टतया प्रकट करने के लिए ध्वनि के माध्यम का प्रयोग करते हैं। ध्वनि मतलब बोल करके हम कुछ बोले, सामने वाला सुन लिया, सामने वाला ने बोला, हम सुन लिए, और हमारे इनके बीच आपसी तारतम्य संबंध बन गया, एक दूसरे के विचारों का जो है आकलन हो गया। अब जब जो है भाषा का ये वीआईपी माध्यम ध्वनि है, इससे भाषा को प्रकट किया जा सकता था, तो दूसरे साधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इस साधन की जरूरत पड़ी जब ये पर्याप्त था? कोई परेशानी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। आदमी जो है अपने विचारों को कुछ कहकर, कुछ बोलकर, ध्वनि निकालकर प्रकट कर लेता था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस साधन में एक कमी थी। कमी क्या थी? कि अगर दो जीवों या जीवों के मध्य विचारों को प्रकट किया जाए और ध्वनि के माध्यम प्रकट किया जाए, तो जब ध्वनि निकलती है किसी के मुख से तो दूर अनंत में, आकाश में जाकर विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे हमने बोला अनुपोआ, तो ये अभी हमारे मुंह से निकला ये ध्वनि, ये हमारा माध्यम, और ये दूर वायु में, अनंत में, आकाश में जाके समाप्त हो गया, दोबारा थोड़ी मिलेगा हमको। ये माने हमने अपने विचार को प्रकट करने के लिए इनसे जो कुछ कहा तो वो जो है नश्वर है, समाप्त हो गया, गायब हो गया, अंत हो गया, उसको बाद में हम प्रूफ दे करके नहीं दिखा सकते। इसीलिए कि जो साधन अभिव्यक्ति का है वो प्रमाण में भी रहे और देर तक, चिरायु काल तक रहे, लोगों ने विचार किया कि जो ध्वनियां मुंह से निकलती हैं इनको अलग अलग डिजाइनदार चित्र दिया जाए कि का बोला जाए तो ऐसे बनाया जाए, खा बोला जाए ऐसे बनाया जाए। तो हर ध्वनि को लिख कर प्रकट करना लिपि कहलाई। कि हमारे मुंह से जो ध्वनि जो है निकली, जो समाप्त हो जा रही थी, समाप्त ना हो, हम उसको जो है लिखकर प्रकट कर सके या ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सके जो दूर हो, जहां तक हमारी ध्वनि नहीं जा सकती थी। जो व्यक्ति दूर है वहां तक हमारी ध्वनि नहीं जा सकती थी, तो उसको तो हम लिपि से ही अपनी जो है बातें उस तक पहुंचाएंगे। तो ध्वनि को विभिन्न संकेत अक्षरों से प्रकट करना लिपि कहलाई। तो यहां पर देखो ध्वनि क्या है? प्रकट करने या व्यक्त करने का साधन, विचारों को प्रकट करने या व्यक्त करने का साधन भाषा कहलाती है, जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचारना या प्रकट करना या बांटना। और इस भाषा शब्द के दो अवयव हैं, ध्वनि और लिपि। हम भाषा को बोलकर, कह करके अपने विचारों को जब प्रकट करते हैं तो यहाँ पर जो है ये भाषा का साधन, यह भाषा का अवयव ध्वनि होती है, जिसमें दो कमियां होती हैं। पहली चीज तो जब अगर ध्वनि जो है किसी के मुख से निकलती है तो निकलकर वो समाप्त हो जाती है, अनंत में विलीन हो जाती है, दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। और दूसरी कमी जब जो है इन सब के बारे में बताया जा रहा होगा तो ये रही होगी कि दूर तक कोई व्यक्ति हो तो हम ध्वनि को उसके पास तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए भाषा के दूसरे साधन या दूसरे जो है अवयव की आवश्यकता हुई, और वो है लिपि। लिपि का मतलब क्या है बेटा? अब वैसे पढ़ना हो तो हम बहुत डीप में लिपि और ध्वनि बता सकते हैं, लेकिन हमको अपने एग्जाम तक चलना है, जितना हमारे एग्जाम का कोर्स है लेवल है। लिपि का मतलब है ध्वनि को किसी विशेष संकेतों के द्वारा प्रकट करना लिपि कहलाती है। किसी भी ध्वनि को किसी चिन्ह
या संकेत के द्वारा जब प्रकट करते हैं तो उसी चिन्ह या संकेत को लिपि कहते हैं। और अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत या अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो ध्वनि को चिन्हों या संकेतों द्वारा प्रकट करना, ध्वनि को चिन्हों या संकेतों द्वारा जब प्रकट किया जाता है तो इसे ही हम किसी ध्वनि को किसी संकेत या चिन्ह से प्रकट करना जो है लिपि कहलाता है। और बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं और अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग प्रकार की लिपि बनी है। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछता है कि इस भाषा की लिपि क्या है, तो जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी लिपियां बता दे रहे हैं। देखो जरा, हिंदी भाषा अगर है तो हिंदी की लिपि माने हिंदी के जो अक्षर जिस चिन्ह में व्यक्त हो प्रकट हो उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में प्रकट होती है। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है, जैसे पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि में, गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा प्रकट की जाती है। ऐसे उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। फारसी भाषा, फारसी लिपि होती है उर्दू भाषा की, अरबी या फारसी, यही पूछे जाते हैं। हिंदी की लिपि बताइए, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि, पंजाबी गुरमुखी लिपि, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों ये जो हमारी लिपि है, लिपि के बारे में आप जानिए कि माने संकेतों या अक्षरों में ध्वनि को प्रकट करना, किसी भी ध्वनि को संकेतों या चिन्हों में प्रकट करना लिपि कहलाती है। और लिपि में अलग अलग लिपियों में अलग अलग प्रकार के जो है संकेत या अक्षर का प्रयोग करते हैं, या अलग अलग प्रकार के संकेत या अक्षर का इस्तेमाल होता है अलग अलग लिपियों में। हम बेटा हिंदी भाषा के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदी के इतिहास में 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में सबसे पहले 13वीं शताब्दी के आसपास फारसी भाषा के कवि मोहम्मद कैफ, कुछ लोग इनको ऐफी कहते हैं, कैफ ऐफी नाम था पूरा, तो इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए शब्द हिंदवी का प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया इन्होंने अपनी जो है काव्य रचना में। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का इस्तेमाल 13वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हुआ है। उसके बाद बच्चों 16वीं शताब्दी के आसपास में मलिक मोहम्मद जायसी एक जो है सूफी धर्म के या सूफी संप्रदाय के कवि हुए हैं, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा पद्मावत। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का नाम था, सूफी कवि थे। पद्मावत में इन्होंने सबसे पहले हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान इन शब्दों का प्रयोग किया। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले पद्मावत महाकाव्य में, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य में 16वीं शताब्दी के आसपास इस्तेमाल हुआ। ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव पूछी जा सकती हैं कि हिंदी शब्द का जो है सर्वप्रथम किस महाकाव्य में वर्णन हुआ। तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द की जो है व्युत्पत्ति सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में हुआ, जिसकी रचना शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। पद्मावत महाकाव्य शेरशाह सूरी के समय में बना था, उसकी रचना हुई थी। और बच्चों हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान इन्होंने अपने काव्य में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर जब जो है मुस्लिम कवि वगैरह हुए
तो वो जो है ये हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी ऐसे लिखते थे। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने इस भाषा का नाम हिंदुस्तानी दिया, हिंदुस्तानी भाषा कहने लगे। हिंदुस्तानी भाषा आम जनमानस में, साहित्य में बाद में हिंदी कही जाने लगी। तो जो हिंदुस्तानी भाषा थी वही भाषा का वर्तमान में नाम हिंदी भाषा है। और हमारी हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा हिंदुस्तानी भाषा का ही संक्षिप्त नाम है। अंग्रेजों ने इस भाषा को, अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदुस्तानी भाषा कही जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। और हिंदी भाषा हमारी अपने आप में बहुत बेजोड़ भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा एक इकलौती भाषा ऐसी है जिसमें देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द प्रकार के शब्दों का समावेश है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें विदेशी भाषा के शब्दों को भी शामिल किया गया है और विभिन्न क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को भी शामिल किया गया है। और इसकी विशेषता है कि कभी कभी कुछ दूसरी भाषा के शब्दों को जो कहते हुए लिख दिया गया है, तो कभी कभी दूसरी भाषा के शब्दों में फेरबदल करके लिख दिया गया है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि जिसमें अब जैसे हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं चीनी, चाय, तो अब ये सब जो है चाइनीज भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो कहते हो इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अरे पोस्टमैन ना आया आज, तो देखो अंग्रेजी शब्द है ये, अंग्रेजी भाषा के शब्द को जो कहते हो हम यूज कर ले रहे हैं अपने भाषा में। तो कभी कभी विदेशी शब्दों को समावेश कर लेते हैं हिंदी भाषा में, कभी कभी विदेशी शब्दों में थोड़ा छेड़छाड़ बदलाव करके उनको जो है अपनी भाषा में यूज करते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अंग्रेजी भाषा का शब्द था, तो हिंदी भाषा में जब उसका प्रयोग किया गया तो हॉस्पिटल से कुछ दिनों बाद अस्पताल हो गया और अस्पताल धीरे धीरे बन गया अस्पताल। तो ये अस्पताल किसी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द हॉस्पिटल है उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। बोलने में लोगों को दिक्कत होती गई, धीरे धीरे हॉस्पिटल का अस्पताल बन गया। लैंटर्न अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लैंटर्न से धीरे धीरे जो है बिगड़ते बिगड़ते वो लालटेन बन गया। तो माने हिंदी भाषा बड़ी वीआईपी भाषा है कि विभिन्न जो है दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्दों को तो शामिल किया गया इसमें दो तरीके से, कभी कभी जो कहते लिख दिया गया है और कभी कभी उनमें बदलाव करके। तो ये हिंदी भाषा में विदेश के शब्दों का, विदेशी भाषाओं का, उनके बदले हुए रूपों का प्रयोग है। साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी समावेश है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मराठी, उर्दू, बंगाली और अरबी, ये जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी में हिंदी शब्द के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं आज कचहरी ना गए, तारीख ना रही, तो कचहरी या तारीख ये शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द है, उर्दू शब्द है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं और हिंदुस्तानी शब्द के रूप में, हिंदी शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। हम इसको हिंदी के शब्द समझते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा बड़ी गजब की भाषा है। विदेश की भाषाओं को समावेश कर लिया गया, बिगाड़ करके या शुद्ध शुद्ध करके, या जो क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग राज्यों की, मराठी, तमिल, बांग्ला, उर्दू, इन भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, थोड़ा जो है बदले हुए या उसी तरह से ज्यों त्यों लिख करके। तो इस तरह से जो है, हालांकि भाषा के बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे, आज हम कुछ और चीज पढ़ाना चाहते हैं। अलग टॉपिक में हम आपको डिटेल में बढ़ाएंगे कि भाषा क्या है, बोलियां क्या है, तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। और वादा है आपसे कि आप लोग जो है तद्भव तत्सम रखते हो, जानते नहीं क्या है, आपको रटा दिया जाता है कि तद्भव इसका तत्सम होगा। क्या है तद्भव, क्या है तत्सम, क्या है देशज, क्या है विदेशी, ये सब जानते नहीं, लेकिन मैं आपको जो है आज के टॉपिक के बाद वही सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आपको कभी कोई भी शब्द तद्भव दे दे, तुरंत तत्सम निकाल लोगे और तुरंत देशज निकाल लोगे और जान भी जाओगे कौन तद्भव है कौन तत्सम है। ट्रिक है सबकी, तो वो सारी ट्रिक आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज कुछ और, लिपि। अभी आपने लिपि देखा, लिपि के बारे में बताया हमने कि ध्वनि को संकेतों या चिन्हों के द्वारा प्रकट करना लिपि होती है। और ये जो चिन्ह या संकेत हैं, इन्हें हम जो है वर्ण कहते हैं। और आज हम वर्ण या वर्णमाला इसके बारे में जानना चाहते हैं। और हिंदी बड़ी गजब की है, इनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो वर्ण, पहले जानो वर्ण क्या है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब
वर्ण कहो या अक्षर कहो। अक्षर माने क्षर के उल्टा, क्षर के आगे या लगा बा। क्षर माने क्षर जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए। और अक्षर माने जो नाश ना हो। तो माने एक अर्थ बना अनाशवान, जिसे नष्ट ना किया जा सके, जो समाप्त ना हो सके। तो वर्ण या अक्षर से तात्पर्य है कि वे सभी चिन्ह या वे सभी संकेत जो कभी नष्ट ना किए जा सके या जो कभी समाप्त ना किए जा सके, उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द का मतलब है अक्षर का मतलब नाश हो जाए, क्षय जा, तू समाप्त हो जा, झड़ जा, खत्म हो जा। अलग आए देश तो अक्षर रहा, न कबो समाप्त हुआ न कबो नष्ट हुआ। तो अनाशवान अक्षर शब्द का मतलब होता है अनाशवान, जो कभी नष्ट ना हो सके, जो कभी समाप्त ना हो सके। और बहुत सारे वर्णों या अक्षरों के ग्रुप को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह। कई सारे वर्ण या अक्षर मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। और हमें अपनी वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करनी है। और वर्णमाला में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ये जानिए। 3-4 तरह के वर्ण होते हैं। कुछ को आज हम आपको बता दे रहे हैं, इसको जानते रहिए, नहीं तो जन्म नहीं करते होगे क्या होता होगा। देखिए जरा, स्वर। वैसे तो वर्णमाला 2 प्रकार के जो है अवयवों से मिलकर बनती है। कहा जाता है कि वर्णमाला में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारी वर्णमाला स्वर से मिलकर बनती है और व्यंजन से मिलकर बनती है। स्वर और व्यंजन दोनों मिला दिए जाएं तो उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर बने जो है अवयव वर्णमाला कहलाती है। स्वरों और व्यंजनों का समावेश वर्णमाला होती है। लेकिन स्वर और व्यंजन के अलावा 2-3 चीजें और भी आप जानते रहिए जो हमारी वर्णमाला में यूज होती है। पूछो क्या? देखो 2-3 चीजों में अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक। कोई बताए कि नहीं? आप लोग इतना दिन पढ़े होगे, नहीं जानते होगे अनुनासिक क्या है। जानिए जरा। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये 3 चीजें भी हमारी वर्णमाला में शामिल होती हैं। माने वर्णमाला में कुल 5 चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है कि वर्णमाला 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनी है। स्वर और व्यंजन ही वर्णमाला में होते हैं, जबकि वर्णमाला में इन चीजों का भी प्रयोग होता है। अब आज से आपको क्लियर करा रहा हूं। जानिए, अनुस्वार, अंक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जो अंक ऐसे आप लिखते हो, ऐसे अंक, तो ये जो बिंदी है ऊपर, इसी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग मतलब जैसे आप आहा लिखते हो ऐसे, तो इसी बिंदी को, डबल बिंदी को विसर्ग कहते हैं। और आप जो चंद बिंदु लगाते हो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यहां अनुस्वार, अंक, विसर्ग, आहा और चंद बिंदु अनुनासिक। क्या आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में जब हम जो है कुछ भी कहानी लिखते हैं, इन चिन्हों का भी तो प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो वर्णमाला में शामिल होने चाहिए। और बच्चों, इस तरह से हमारे पास जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर जो है हमारी वर्णमाला बनती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वरों के बारे में। स्वर क्या है पहले जानिए। स्वर का मतलब ऐसे वर्ण जिनका निर्माण किसी अन्य वर्ण से ना हुआ हो, जो प्रारंभिक वर्ण हो, जो मूल वर्ण हो, जो किसी और वर्ण से मिलकर न बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। इन्हें हम मात्रा भी कहते हैं कि व्यंजनों पर इन स्वरों को थोपा जाता है मात्रा के रूप में। तो स्वर या मात्रा, गौर फरमाइएगा, स्वर या मात्रा माने ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण से ना प्राप्त हुए हों। जिन जो है वर्णों का निर्माण किसी अन्य वर्ण से ना हुआ हो, जो मूल वर्ण हो, जो प्रारंभिक वर्ण हो, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। जो मूल वर्ण या जो प्रारंभिक वर्ण हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य वर्ण से ना हुआ हो। और बच्चों, स्वर जो है
हमारे पास 3 प्रकार के हैं। स्वर की एक और परिभाषा बताई जाती है। स्वर के 3 तरह से परिभाषा हमने बताया। ऐसे वर्ण जिनका निर्माण किसी अन्य वर्ण से ना हुआ हो, जो प्रारंभिक वर्ण हो या मूल वर्ण हो, वही स्वर या वही मात्रा कहलाते हैं। व्यंजनों पर इन्हें मात्रा के रूप में थोपा जाता है। तीसरा और जो वीआईपी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। तो यहां परिभाषा इसकी 2-3 हो गई। यही परिभाषा किताबी परिभाषा है कि जिन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। समझ आ रहा है बच्चों? जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर रूपी वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ज्ञान बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपसे ज्ञान दीजिए। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। इन्हें प्लुप्त स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर। जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने में बहुत कम समय लगे, जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने में बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम जो है लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इन स्वरों की मात्रा 1 मानी जाती है। इन्हें ही हमारे हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर, या इन्हें ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कहीं कहीं आप लिखा पाते हो ह्रस्व स्वर। और इनके उदाहरण बनते हैं आ, ई, ओ, छोटा री, ली, आ, ई, ओ, री, लिरी, ये सब जो है हमारे एक मात्रिक स्वर है, जिनको बोलने में थोड़ा समय लगता है, अल्प समय लगता है। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जिनको बोलने में थोड़ा स्वर लगता है, थोड़ा समय लगता है। आ, ई, ओ, री, लिरी। और जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रिक से दुगना समय लगे, एक मात्रिक स्वर से ज्यादा डबल टाइम लगे, अगर इन्हें अच्छे से जानते रहोगे आप, तो जब हम जो है छंद पढ़ाएंगे, मात्रा वगैरह पहचानना रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि इस अक्षर की 2 मात्रा है, इसकी 1 मात्रा है। बहुत सारे बच्चे मात्रा नहीं पहचान पाते। तो यहां देख लीजिए, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर माने आ, ई, ऊ, री, लिरी, यहां ध्यान दीजिएगा। और द्विमात्रिक स्वर मतलब इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रिक स्वर से दुगना समय लगता हो, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की मात्राएं 1 होती हैं और इन स्वरों की मात्राएं जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आए, ओ, आओ, बड़ी लिरी। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है ये दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर है। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रिक स्वर से दुगना समय लगे, डबल समय लगे, उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, री। तो
तो ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा सब जो है इनकी मात्राएं 2 होती हैं, क्योंकि ये जो है सारे अक्षर जो है जितने भी हैं क्या कहलाते हैं, ये द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और बच्चों त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर मतलब विलुप्त स्वर, जो आज हमारी वर्णमाला में नहीं यूज होते, विलुप्त हो गए हैं। कभी कभी हम कुछ चीजों को बोलने में बहुत ज्यादा आवाज लगाते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए ज्यादा जो है इन दोनों स्वरों के अपेक्षा ज्यादा समय देना पड़े, ज्यादा समय लगे, वही स्वर त्रैमात्रिक स्वर। जैसे कभी अचानक कोई घटना हो जाए, बचाओ बचाओ बचाओ, तो यहाँ जो ओ बोलता है व्यक्ति लास्ट वाला, वो बहुत ज्यादा तेज बोलता है, बचाओ बचाओ हे राम। तो यहाँ जब जो है किसी वर्ण को बोलने में बहुत ज्यादा समय लगे, दीर्घ और लघु स्वर के अपेक्षा ज्यादा समय लगे, तो उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला में अब विलुप्त हो गए हैं। और अगर अब आप बुद्धि लगाएं तो आपको पता लग सकता है कि स्वर या मात्रा कितनी होती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, गिनिए कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। इन अक्षरों की मात्राएं 3 थी, लेकिन अब हमारी वर्णमाला में ये विलुप्त हो गए हैं, अब ये नहीं यूज होते हैं। देखो जरा गिनिए कितने वर्ण हैं स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 3 4 5 5 4 9 9 4 13 14 14 है ना। तो कुल जो है हिंदी वर्णमाला में हमारे 14 वर्ण होते हैं स्वरों के रूप में। और 14 वर्ण जो स्वरों के रूप में है, इनमें जो है हमारे 3 जो है वर्ण अब वर्णमाला में नहीं इस्तेमाल होते। जैसे एक ये नहीं इस्तेमाल होता, एक ये नहीं इस्तेमाल होता, और एक जो है ये नहीं इस्तेमाल होता। तो 1 2 3 जो है स्वर अब हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं किए जाते, इन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 14 थे, हो कितने गए हैं? 11, क्योंकि 3 वर्णों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आज हमने आपको स्वर के बारे में समझाया। और हिंदी वर्णमाला 5 अवयवों से मिलकर बनती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर भी होता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन भी होता है, अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक भी होता है। तो बच्चों व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वैसे तो व्यंजन को 3 तरह से जो है वर्गीकृत किया जाता है। 3 तरह से वर्गीकृत का मतलब है, एक तो मात्राओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक बोली के आधार पे, और एक इनकी उत्पत्ति के आधार पे। कुछ व्यंजन कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से, कुछ ओठ से, कुछ दांतों से। तो दंतव्य व्यंजन, ओष्ठव्य व्यंजन, तालु व्यंजन, तालव्य व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो आज हम पहले मात्रा के हिसाब से व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजनों का प्रकार में सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेटा व्यंजन हमारे क्या है। तो व्यंजन मतलब ऐसे वर्ण जो स्वरों से मिलकर बनते हैं, ऐसे वर्ण जिनका निर्माण स्वर से होता हो। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो स्वर से मिलकर बनते हों। जो वर्ण स्वर से मिलकर बनते हों उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे ऐसे आधा का, इसमें छोटा आ मिल गया तो का बन गया, का व्यंजन है। ये व्यंजन नहीं है, ये वर्ण है। इसमें स्वर जोड़े तो ये व्यंजन बन गया। और ऐसे ही हर व्यंजन में आ छिपा होता है, आ निकाल लोगे तो वो आधा बन जाएगा। मतलब जैसे पा है, पा में आ अगर निकाल लो तो ये आधा पा हो जाएगा। ऐसे ये पा वर्ण है और ये स्वर है, मिलकर पा व्यंजन बन गया। माने वर्ण प्लस स्वर बराबर व्यंजन बनता है। अब व्यंजन बच्चों हमारी हिंदी वर्णमाला में 49 व्यंजन थे, 52 व्यंजन हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन कई प्रकार के हैं। पहला व्यंजन है वर्ण व्यंजन, गौर से देखिएगा।
वर्ण व्यंजन। वर्ण व्यंजन मतलब बेटा का वर्ण, चावर्ण, पावर्ण, टावर्ण, तावर्ण, ये वर्ण व्यंजन है। जैसे वर्ण व्यंजन में बताए, पहला वर्ण व्यंजन है का वर्ण, दूसरा वर्ण व्यंजन है चा वर्ण, तीसरा वर्ण व्यंजन है ता वर्ण, ता से तकलीफ, और ता वर्ण, फिर पा वर्ण। 5 हैं ये वर्ण व्यंजन। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। पहला है का वर्ण व्यंजन, चा वर्ण व्यंजन, ता वर्ण व्यंजन, टा वर्ण व्यंजन, पा वर्ण व्यंजन। का वर्ण व्यंजन मतलब का वाली पूरी लाइन, का, ख, गा, घ, अंगा। चा वर्ण मतलब चा वाली पूरी लाइन, च, छ, जा, झ, इया। ता वर्ण मतलब ता वाली पूरी लाइन, ता, था, ता, था, दा, धा, आ। सभी वर्ण व्यंजन 5-5 है। इन सबको क्या रखे क्योंकि हिंदी वर्णमाला में इन सबका यूज होगा, जरूरत पड़ेगी कभी जब जो है पढ़ाऊंगा संधि व्यंजन और विसर्ग संधि, तो उसमें आपको इनका जरूरत पड़ेगा। हम बोलेंगे कावड़ प्लस इतना, तो आप जान जाओगे काठा काका अंगा बोला था सर जी। कावड़ माने काठा काका अंगा, चावड़ माने काठा ददाइया, टावड़ माने काठा ददाड़ा, तावड़ माने काठा ददाना, पावड़ मतलब पा, फा, बा, भा, मा। तो व्यंजन को हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आपको जो है दिखाया कि कावड़, चावड़, टावड़, तावड़, पावड़, ये 5 जो है हमारे क्या होते हैं बेटा? वर्ण व्यंजन होते हैं। 5 जो है हम इन्हें वर्ण व्यंजन कहते हैं, 5 अक्षरों को। उसके बाद हमारा है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, सा, ख, शा, हा। फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसे हम रूढ़ व्यंजन भी कहते हैं। छत, रंग, ज्ञा। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 5 प्रकार के व्यंजन हैं। वर्ण व्यंजन जो कि 5 वर्ण में है, कावड़, चावड़, टावड़, तावड़। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन है, तो 4 ऑप्शन में एक में लिखा है का, एक में लिखा है गा, एक में घा, एक में वा। तो आप समझ गए या, रा, ला, वा चारों में से कोई एक जहां रहेगा वही अंतस्थ व्यंजन है। या लिख देगा या व्यंजन है, 4 नाम दे देगा, अंतस्थ व्यंजन, उत व्यंजन, वा व्यंजन। तो आपको बताना रहेगा कि या जो है अंतस्थ व्यंजन है, वा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन केवल कैसी है? 4, या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन क्या है? श, ख, सा, हा। और संयुक्त या रूढ़ व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ। उसके बाद 2 विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन मतलब जो पहले नहीं थे, अब हमने जिन्हें जो है यूज कर लिया, हिंदी वर्णमाला में रख लिया, आम बोलचाल में रख लिया, पहले ये नहीं थे। जैसे ढक्कन वाले ढा से जो अड़ा बनता है, पढ़ाई में ये वाला अड़ा रहता है, ये कहीं किसी वर्ण में नहीं है। ये टा, ठा, डा, ढा, ढा है ये, और ये अड़ा है। पढ़ाई नीचे बिंदी लगी है। जैसे अड़ा ये वाला जो नए हैं, जो अभी तक नहीं थे, वो क्या है याद करिए। आप हिंदी वर्णमाला में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक ये द्या, विद्यालय, विद्या, ये हिंदी वर्णमाला में नहीं है,
लेकिन हमारे वर्णमाला में अब इसका यूज करते हैं। जैसे श्रा, ये भी हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं है लेकिन यूज होता है। तो कुल इतने प्रकार के वर्ण या अक्षर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आप इसके अलावा कोई अक्षर याद करिए जो हिंदी वर्णमाला में हो और जिसको हमने लिखा ना हो। ये सारे वर्ण या अक्षर वर्तमान में यूज होते हैं। तो गौर से देखिए जरा, हमारा व्यंजन जो है इतने प्रकार के वर्णों या अक्षरों का समावेश है, जिसमें वर्ण व्यंजन 5 है। कावर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण, पावर्ण, ये सब वर्ण व्यंजन है। ये वो अंतस्थ व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन है, शाखा साहा। संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञान है। विशिष्ट व्यंजन ये 2 अक्षर है, ढा और ढा। और आधुनिक व्यंजन में आधुनिक व्यंजन दया और श्रा है। ये आधुनिक व्यंजन के रूप में है। इतने व्यंजन आप देखिए, गिनिए कितने हो गए। पचम 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 3 36 2 38। संयुक्त वाले अक्षर भी यूज हो जाते हैं, जैसे धा, डा के नीचे धा वाला, और द्वा, हाय, ये सब। ये जैसे ये एक अक्षर ये है, जैसे एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है, ये सब भी हमारी हिंदी वर्णमाला में यूज होते हैं। यहां पर एक काम का क्वेश्चन और बता दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुना। ये जो छा है संयुक्त अक्षर है, लेकिन किन किन अक्षरों का संयोजन है तो कुछ लोग नहीं जानते, जान जाइए। का और आधा सा मिलकर छा बनता है। त्रा, आधा ता और आधा रा, ये हालत को लगा देते, इसका मतलब अक्षर आधा हो गया। ज्ञा, जा और इया मिलकर ज्ञा बनता है। विद्यालय में दा और या मिलकर के ज्ञा बनता है। सा और रा, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। और इस तरह से बच्चों स्वर जाने, आप व्यंजन जाने। और अब हम लोग जो है व्यंजनों का ये जो प्रकार है मात्रा के हिसाब से है, हम व्यंजनों को बोले के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। दंतव्य व्यंजन, ओष्ठव्य व्यंजन,